जब खगोल विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें से पहला जो सामना होता है हम लोगों का, पहला जो शब्द सामने दिखता है वो शब्द दिखता है ब्रह्मांड, यूनिवर्स। एक बड़ा कॉमन सा नाम है जिसको हम लोग ब्रह्मांड बोल देते हैं, इंग्लिश में यूनिवर्स कह देते हैं। एक सामान्य मनुष्य जब पहली बार आकाश की ओर देखा होगा, भाई इतने प्रबुद्ध हम अचानक नहीं हो गए। जंगलों में घूमते थे बिना कपड़े के, पत्थर उत्थर लेके हाथ में, डंडे वंडे लेके, वहां से हमारी यात्रा हुई ना। आज हम 21वीं सदी में यहाँ खड़े होके और भूगोल में एस्ट्रोनॉमी समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम मनुष्यों में कोई मनुष्य तो रहा होगा जिसने पहली पहली बार उधर देखने की कोशिश किया होगा कि ये सब क्या है। और आज भी जब आकाश की ओर देखते हैं ना बेटा, तो असंख्य तारे, खुला हुआ आकाश, और अगर तारे के पास पहुंच गए, जिसकी संभावना तो कम ही है, लेकिन अगर तारे के पास पहुंच गए तो आपको फिर तारे दिखेंगे। जैसे आप ये गलतफहमी ना पालें कि तारा ही आखिरी ऊंचाई है ब्रह्मांड की। उन तारों के लेवल पे अगर आप पहुंचेंगे, वैसे पहुंचना आज की डेट में संभव ही नहीं है, अभी हम सब चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आप उसकी ऊंचाई पे गए बेटा तो आपको फिर तारे दिखेंगे, और ये अंतहीन प्रक्रिया है। इसीलिए ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसके लिए हम लोग के पास एक बहुत सुंदर सा शब्द है जो हर दिक्कत, हर परेशानी को पल भर में खत्म कर देता है। कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, तो उसके लिए एक सुंदर सा शब्द है, अनंत है। तो अब नहीं ना बवाल करोगे? इनफाइनाइट है। तो ये इनफाइनाइट जो यूनिवर्स है, इसमें इतने तारे हैं, क्या क्या है, ये सब आखिर कैसे बना होगा, ये क्या क्या होगा, अध्ययन करते समय इसको डिमोर्केट तो हम लोग करते ही। तो ब्रह्मांड को अगर परिभाषित करें, शब्दों में बांधने की कोशिश करें, तो एक सामान्य व्यक्ति ये कहेगा कि सूर्य, चंद्रमा, तारे इत्यादि का समूह ब्रह्मांड है। लेकिन एक बात बताएं, आज के डेट में ब्रह्मांड के बारे में हमारे पास जो जानकारी है वो बहुत ही कम है। मनुष्य ब्रह्मांड के बारे में आज की डेट में बहुत कम जानता है, बहुत ही कम जानकारी है, क्योंकि ब्रह्मांड अभी कितना बड़ा है अभी ये समझना मनुष्यों के बस का नहीं है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। ये तो ऐसा ही है ना, जैसे एक चींटी मनुष्य की जिंदगी का अध्ययन करे। चींटी के बस का है कि मनुष्य की जिंदगी का अध्ययन कर लेगी, वो समझ पाएगी। हम ब्रह्मांड समझने निकले, लेकिन मनुष्य तो कि थोड़ा रैशनल है, इसे बहुत ढेर सारी घटनाएं ऐसी भी जान लेता है जो उसके सामने नहीं हुई हैं। ब्रह्मांड जब बना तो मनुष्य नहीं थे धरती पर, और पृथ्वी ही जब बनी तो मनुष्य नहीं थे धरती पर, लेकिन पृथ्वी का अध्ययन करते हैं ना हम लोग। हिमालय जब बना तो थे आप, लेकिन बड़ी हनक से पढ़ते हैं हिमालय कैसे बना, कौन देखा था कैसे बना, लेकिन बना ऐसे ही, गारंटी है ऐसे ही बना होगा, क्योंकि हम विज्ञान और तर्क के आधार पर चीजों को परखते हैं। सड़क के किनारे कोई दुर्घटना होती, कभी आपने देखा होगा कि कार है पेड़ से टकरा गई, एक्सीडेंट हुआ था तो आप थे वहां? नहीं ना होते हैं। लेकिन जाते समय देखते हो वहां भीड़ लगी तो आप भी रुक जाते हो, देखते हो कि यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है। अब उसमें कुछ एक्सपर्ट आ जाते हैं, एक्सपर्ट देख के बताने लगते हैं, ये लग रहा है कि सो गया था ड्राइवर लग रहा है कि इसका ब्रेक फेल हो गया था, स्टीयरिंग फेल हो गई थी। सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं, लेकिन राय गंभीर तब होगी जब विज्ञान की धरातल पे होगी, उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा, प्रॉपर जांच पड़ताल होगी, तब पता चलता है कि दुर्घटना कैसे हो गई। दुर्घटना तो हो चुकी थी, मौके पे कोई था नहीं, लेकिन चीजों को देख के, साक्ष्यों को देख के, एविडेंस को देख के, वहीं बगल में एक टूटी हुई साइकिल पड़ी हुई है, एक आदमी वहीं गिरा पड़ा है, प्रस्थान कर गया है, तो अब तो मुझे लगता है मौका वारदात पे व्यक्ति समझ जाएगा कि साइकिल वाले से भिड़ा है, उसको बचाने के चक्कर में अपने चला गया पेड़ में। तो ये तो साक्ष्य कुछ मजबूत दिख रहा है ना, जबकि दुर्घटना जब हुई थी तो वहां कोई नहीं था, लेकिन साक्ष्यों के आधार पर हम मान लगा लेते हैं कि ऐसा ऐसा ही हुआ होगा, हम थे नहीं लेकिन हुआ यही होगा। तो ब्रह्मांड के बारे में ऐसा ही है, हम थे थोड़ी, लेकिन साक्ष्यों के आधार पर हम पता लगा लेते हैं कि ऐसा ऐसा ही हुआ होगा। तो ब्रह्मांड को अगर परिभाषित करना चाहे बेटा तो कोई सुंदर सा शब्द है? ब्रह्मांड किसको कहते हैं? देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, परिभाषित नहीं कर पाते।
शब्दों में नहीं बांध पाते। जैसे प्राण खूब महसूस करते हैं बढ़िया से, लेकिन कहे प्राण को परिभाषा दीजिए बस सांस टक जाती। वैसे ही हालत है ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड तो हर कोई समझता है, लेकिन शब्दों में हम ब्रह्मांड को कैसे कहेंगे? ध्यान रखना, जब हम चीजों को परिभाषित करते हैं, उसके डेफिनेशन देते हैं, तो परिभाषा ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें कुछ भी बचे ना, अपवाद भी ना होने पाए। तो ब्रह्मांड की बहुत सुंदर सी एक परिभाषा है बेटा। सभी अस्तित्वमान द्रव्य यानी मैटेरियल और ऊर्जा का समूह ही ब्रह्मांड है। अब ये जो परिभाषा है ये आम व्यक्ति के लिए नहीं, जो चीजों को महसूस करे उसके लिए परिभाषा बहुत ही सुटेबल है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। जो हम जानते हैं वह भी है इसमें, और जो हम नहीं जानते हैं वह भी है इसमें। समस्त अस्तित्वमान यानी जो एग्जिस्ट कर रहा हो मैटेरियल, और जो एग्जिस्ट कर रही हो एनर्जी। अब ये तो नहीं बोला गया कि हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं। ब्रह्मांड में भी बहुत कुछ नहीं जानते, ब्रह्मांड में भी बहुत कुछ जानना शेष है। ब्रह्मांड के बारे में अभी 21वीं सदी में एक नई थ्योरी आई है ड्यूअल यूनिवर्स का। दो यूनिवर्स हैं, पैरेलल हैं। अभी वो एथेंटिक नहीं हुआ, नहीं तो कल को पढ़ेंगे वो सब भी हम लोग। तो अभी तो खुद ही कंफ्यूजन में है कि आखिरकार ये है क्या मामला। क्लियर है बेटा? तो थोड़ा डिफाइन करो, एक लाइन हेडिंग बनाइए, ब्रह्मांड यूनिवर्स। लिखो बेटा, घबराओ मत। थोड़ा मौका नहीं मिला बेटा, मौका मिला होता ना भूगोल जिंदगी में नहीं पढ़ना पड़ता आपको, यही फाइनल होता है ना। लिखें, समस्त अस्तित्वमान द्रव्य, द्रव्य माने मटेरियल, द्रव नहीं, द्रव्य, द्रव माने पानी हो जाता है, लिक्विड। समस्त अस्तित्वमान द्रव्य, ब्रैकेट में लिख लो मटेरियल, ताकि क्लियर होगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, तथा ऊर्जा का समूह ही ब्रह्मांड है। ऊर्जा का समूह ही क्या है बेटा? ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है। तो बस ऐसा समझो, वह पदार्थ जिसे आप जानते हो चाहे नहीं जानते हो, वो हर प्रकार की एनर्जी जहां मौजूद है, किसी भी फॉर्मेट में मौजूद है, सबका समुच्चय, सबका समूह ही ब्रह्मांड है। एक टेक्निकल डेफिनेशन है, और आम बोलचाल के डेफिनेशन यही है कि सभी तारे, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, ग्रह आदि का जो समूह है वही ब्रह्मांड है। ये तो समझने वाली परिभाषा है, और ऊपर जो आपने लिखा है ये थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन है, क्योंकि इस डेफिनेशन में कोई भी चीज बची नहीं है, सबको समाहित कर लिया। अब आप एक शब्द सुनते हो बेटा अक्सर कि हम लोग बोलते हैं अंतरिक्ष, स्पेस। थोड़ा थोड़ा शब्दों से परिचय हो जाए, फिर हम आते हैं टेक्निकल चीजों पे, यानी थ्योरी वगैरह पे बात करेंगे अभी। तो पूरा जो ब्रह्मांड है उसको हम लोग दो बड़े हिस्सों में बांट लेते हैं बेटा, है ना। बहुत बड़ा है, अभी हम बता नहीं पा रहे हैं, अभी बताएंगे थोड़ी देर में कि कितना बड़ा है। आप ही से बोलेंगे नापने उतने के लिए, तो नाप के बताइए कितना बड़ा है। तो पूरा जो ब्रह्मांड है ना बेटा, इसको हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। एक को कहते हैं वायुमंडल और एक को कहते हैं अंतरिक्ष। तो एक बात मुझे बताइए कि जब हमने वायुमंडल कहा, इसका मतलब है कि पूरे ब्रह्मांड का जो मेजरमेंट कर रहे हैं हम लोग, वो धरती से कर रहे हैं। देखो, ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है बेटा, कोई डायग्राम से हम नहीं दिखा सकते, लेकिन एक आपको समझने के लिए मैं बता दूं कि जैसे ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ। और एक सूचना आपको बता दूं, अगर पृथ्वी को लेकर बड़ा गर्व है आपको कि ब्रह्मांड में हम भी हैं, तो भूल जाइएगा। मुझे लगता है आइंस्टाइन का नाम सुना होगा। आइंस्टाइन परिचय के मोहताज नहीं है। तो आइंस्टाइन प्रशांत महासागर के किनारे एक बार टहल रहे थे, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, और मुझे लगता है भूगोल के विद्यार्थी हैं तो आपको पता ही होगा कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। तो उसी के किनारे टहल रहे थे, वॉक कर रहे थे। अमेरिका के पश्चिमी तट पे प्रशांत महासागर ही है। तो उन्होंने मुट्ठी भर एक रेत उठाया, सागर के किनारे तटों पे रेत होती है, मुट्ठी भर रेत उठाया और रेत वही सागर में गिरा दिया।
और वही उन्होंने एक कोट किया, इस प्रशांत महासागर में रेत के एक कण की, रेत का एक कण कितना बड़ा होता है आइडिया होगा आपको, कहा इस प्रशांत महासागर में रेत कण की एक कण की जितनी औकात है, इस पूरे ब्रह्मांड में धरती की उतनी भी औकात नहीं है। बस आप तुलनात्मक रूप से महसूस कर लीजिए, इतने बड़े प्रशांत महासागर में रेत के एक कण की जितनी हैसियत है तुलनात्मक रूप से, पूरे ब्रह्मांड में धरती की उतनी भी औकात नहीं है। ऐसे न जाने कितनी धरतियां होंगी, न जाने कितनी सभ्यताएं होंगी। तो कहने का मतलब यह है कि धरती कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ब्रह्मांड में, एक अदना सा पार्टिकल है ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है बेटा, अभी बहुत बहुत बोल के काम चला रहे हैं, अभी आपको दिखाएंगे कितना बड़ा है। क्लियर है? इस ब्रह्मांड में सपोज करो कहीं एक कोने में थोड़ा बड़ा दिखाएंगे तो दिखेगा आपको, नहीं तो आपको दिखेगा ही नहीं। पृथ्वी को तो एक पॉइंट से ज्यादा दिखाने लायक नहीं है। तो मान लीजिए पृथ्वी है, तो ब्रह्मांड का हिस्सा है पृथ्वी ना बेटा, पृथ्वी ब्रह्मांड के विरुद्ध थोड़ी है। तो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ इसका एक वायुमंडल होगा, वो जहां तक होगा होगा, देखा जाएगा अभी। तो जब हम पूरे ब्रह्मांड को पृथ्वी के सापेक्ष डिफाइन करते हैं, तो इस बार सापेक्ष किससे हम डिफाइन कर रहे हैं? पृथ्वी से। जब हम ब्रह्मांड कहेंगे ना बेटा, तो उसमें तो पृथ्वी शामिल है, लेकिन जब हम कहेंगे कि वायुमंडल और अंतरिक्ष, तो पृथ्वी के सापेक्ष में बोला जा रहा है। अब ध्यान से सुनो, पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर का समस्त भाग अंतरिक्ष है। क्लियर है? लेकिन ये बहुत बड़ा है बेटा, ये बहुत ह्यूज है, इतना बड़ा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी तो नहीं कर सकते, लेकिन घर जाओगे तो करके जाओगे। अभी थोड़ा टाइम है मेरे पास। तो इसको दो भागों में बांट लेते हैं। एक को कहते हैं बाह्य अंतरिक्ष, आउटर स्पेस, और एक को कहते हैं गहन अंतरिक्ष, डीप स्पेस। यानी पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर का जो ब्रह्मांड का समस्त भाग है, उसको दो भागों में बांट लेते हैं, हम डिमार्केट करते हैं। एक को कहते हैं गहन अंतरिक्ष और एक को कहते हैं बाह्य अंतरिक्ष। अब एक चीज बताऊं, जैसे हमारा एक अभियान चल रहा है मिशन मंगल का, है ना, मंगलयान वान हम लोगों ने भेजा, चंद्रयान वगैरह भेजा। ये जो अभियान चल रहा है वो बाह्य अंतरिक्ष का है, ये गहन अंतरिक्ष का है। अभी तकलीफ यह है कि अभी आपको आइडिया ही नहीं है कि बाह्य अंतरिक्ष कहां तक है और गहन अंतरिक्ष कहां है। पहले आइडिया लगे तो फिर रिस्क लो, अभी तो रिस्क ले रहे हो जबरदस्ती का। तो ध्यान से सुनो, पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर और सौरमंडल की सीमा तक, यानी जो हमारा सोलर सिस्टम है, जिसमें 8 ग्रह है, अवांतर ग्रह है, धूम्रकेतु हैं, पुच्छल तारे हैं, ग्रह है, उनके उपग्रह है, पूरा कुनबा है ना, तो उनकी एक सीमा कहीं ना कहीं जरूर होगी। तो उस सीमा तक का जो अंतरिक्ष है उसको बाह्य अंतरिक्ष कहते हैं। फिर से सुने, पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर से लेकर सौरमंडल की सीमा तक का जो अंतरिक्ष होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा? बाह्य अंतरिक्ष। और सौरमंडल की सीमा से लेकर बाकी जो बचा है वो कहलाएगा गहन अंतरिक्ष। अभी हम मनुष्यों की औकात भी नहीं हुई है कि हम गहन अंतरिक्ष का अध्ययन कर पाए, अपने सौरमंडल के बाहर नहीं निकल पाए हैं अभी। और कितना बड़ा है बेटा अभी हम बताएंगे। अभी तो दुनिया, अब तो ये समझो ना कि अभी आपको जाना है अमेरिका और अभी अपने घर के चौखट के बाहर कदम रखे हो, बस उतना ही नॉलेज है। अभी जाना तो भी बहुत दूर है बेटा, बहुत कुछ जानना है। तो सौरमंडल की सीमा भी बहुत बड़ी नहीं है। क्लियर है? तो इसको डिफाइन कर सकते हो कि पूरे अंतरिक्ष को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं क्या बेटा? आउटर स्पेस, और एक को कहते हैं डीप स्पेस। एक को कहते हैं बाह्य अंतरिक्ष और एक को कहते हैं गहन अंतरिक्ष। क्लियर है? तो थोड़ा लिखो। ब्रह्मांड को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। ब्रह्मांड को कितने बेटा? दो भागों में बांटा जा सकता है।
एक दो करके लिखो। पहला वायुमंडल, और दूसरा क्या बेटा, अंतरिक्ष। क्लियर है? अंतरिक्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? स्पेस, SPACE, स्पेस। क्लियर है? अब जाहिर सी बात है कि वायुमंडल की परिभाषा तो हम लोग पढ़ेंगे ही या पढ़े ही होंगे कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों का वह आवरण जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है। फिर से सुने, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का वह आवरण। अच्छा, थोड़ा पृथ्वी के बारे में थोड़ा सुन लो तो थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। पृथ्वी अपने एक्सिस पे भी घूम रही है, सूर्य का भी चक्कर लगा रही है। सूर्य का चक्कर किस स्पीड से लगा रही है, आइडिया है? एक रफ आइडिया। अरे भैया, सूर्य के चारों ओर जो घूम रही होगी पृथ्वी, उसकी कुछ गति तो होगी ना, उसका कुछ आइडिया है आपको? नहीं, हम आपको तंग नहीं कर रहे, एक मोटा मोटा अनुमान लगाने के लिए बोल रहे हैं। तो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, जब आप क्लास करने आए हो और क्लास करके घर जाओगे तो आप लगभग 4 लाख किलोमीटर चल चुके होंगे। कितना? 4 लाख किलोमीटर की यात्रा हो गई होगी आपकी। बढ़िया ट्रेन है, पता नहीं चल रहा है ना? यात्रा तो दनदनाते हुए हो रही है। लगभग 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, और आना जाना पढ़ना मिला के अगर 4 घंटा लगा ना तो 4 लाख की यात्रा तो हो गई आपकी। अरे नोट मत करो, अभी हम सब लिख पाते हैं, घबराओ मत। इतनी बेतहाशा स्पीड है पृथ्वी की। 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कम नहीं होती, उससे ज्यादा ही है। और इतनी भयानक गति से चली, और रही सही कसर ये भी हो रही है कि उसी बीच में अपने एक्सिस पर भी घूम रही है, वो भी 1500-1600 किलोमीटर प्रति घंटे से कम नहीं है ना? इतनी स्पीड से सब स्पीड आप झेल रहे हैं। तो सही मायने में यहाँ कोई स्टैटिक नहीं है, यहाँ कोई भी रुका हुआ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कहेंगे नहीं नहीं सर, हम तो बैठ के पढ़ रहे हैं। अरे तो वही हाल है, ट्रेन चल रही है और बगल वाली सीट में कोई बैठा है और उससे आप कहें क्यों भाई साहब बड़ा तेज चल रहे हैं, तो उठ के एक थप्पड़ मारेगा कान के नीचे कि दिमाग खराब है, वो बैठा हो चुपचाप, यार बहुत तेज चल रहा है। नहीं, चल तो सभी रहे हैं, ये पूरी पृथ्वी ही चल रही। हाँ, एक दूसरे के सापेक्ष आप रोके हो। गति और विराम सापेक्षिक स्थितियां होती हैं, कोई गति की स्थिति नहीं होती, कोई विराम की स्थिति नहीं होती। तो अभी तो विराम लग रहा है कि सर आप खड़े हैं, हम लोग बैठे हैं तो रुके ही हैं। ना ना, खेल हो रहा है, गति हो रही है। तो घर पे जाइएगा ना, थोड़ा हाँफते हाँफते जाइए। घर वाले पूछेंगे कि काहे हाँफ रहे हो? कहा 4 लाख किलोमीटर चल के आ रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये सब गति हो रही है। एक बात मुझे बताइए कि पृथ्वी के ऊपर जो गैसों का आवरण है वो भौतिक रूप से तो नहीं जुड़ा है? गैसें फिजिकली धरती से अटैच तो नहीं है, गैस कोई ठोस कण तो नहीं होता। पेड़ तो भौतिक रूप से जुड़ा है, समझ में आ रहा है। एक बिल्डिंग भौतिक रूप से जुड़ी है, समझ में आ रहा है। लेकिन जो गैस है वो तो एक आवरण है, धुंध है जो चारों तरफ से घेरे हुए है, और इतनी भयानक स्पीड से अगर भाग रहे हो तो गैस को कह देना चाहिए भाड़ में जाओ, हम नहीं भाग पाएंगे इतना तेज। और मालूम चला धरती निकल गई, गैस वैसे रह गया पीछे। होना तो यही चाहिए था ना। अरे गैस तो बनी नहीं है धरती से यार, पेड़ नहीं भाग पाएगा समझ में आता है, बिल्डिंग नहीं भाग पाएगी समझ में आता है, गैस तो छूट जानी चाहिए पीछे। इतना तेज भागोगे तो गैस कैसे पीछा करेगी? लेकिन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कस के सामने रहता है और कहता है नहीं भागने देंगे, और भाग जाओगे तो इन लोगों का क्या होगा? है ना? तो ये गैसों का वही आवरण है बेटा जो पूरे पूरे ग्रेविटेशन में कस के पकड़ा हुआ है, और धरती गति चाहे जितनी हो जाए ग्रेविटेशन उन गैसों को छोड़ता नहीं है। तो वो हमारा वायुमंडल है। क्लियर है बेटा? तो अब इसको लेके है गतिरोध ज्योग्राफी में कि कहीं दो लोग सहमत नहीं है कि आखिर कहां तक है। लेकिन ये तो माना जाता है कि 32,000 और 36,000 किलोमीटर तक तो कोई दाग नहीं है, यहां तक तो वायुमंडल है ही है। लेकिन वह वायुमंडल सिर्फ परिभाषा वाला वायुमंडल है,
वो हमारे काम का वायुमंडल नहीं है। जिसे आप वायुमंडल माने महसूस करते वह नहीं है। लेकिन एक वैज्ञानिक आए कार्बन, तो उन्होंने एक रेखा दिया जिसका नाम था कार्बन रेखा, है ना बेटा। तो उन्होंने कहा कि देखिए झगड़े झंझट में ना पड़े, कहां तक वायुमंडल है। अभी अभी बता रहे हैं लोग 1 लाख किलोमीटर तक है वायुमंडल। 21वीं सदी में जो लेटेस्ट रिसर्च हो रही है वो बता रहे हैं कि वायुमंडल का विस्तार 1 लाख किलोमीटर है। क्यों? क्योंकि उतनी ऊंचाई पे हाइड्रोजन और हीलियम का अगर कोई पार्टिकल है तो धरती थामे हुए है। भले वो 10-10 हजार किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन है ना, पकड़े है ना धरती, तो है वायुमंडल, अगर आपकी परिभाषा है तो। लेकिन वो वायुमंडल किस काम का बेटा? तो कार्बन ने बताया कि पृथ्वी की धरातल से लेकर 100 किलोमीटर तक ही हम वायुमंडल मानेंगे, जिसको वायुमंडल के टिपिकल डेफिनेशन में हम मान सकते हैं कि पृथ्वी की धरातल से लेकर कितना बेटा, 100 किलोमीटर तक। तो उसी को उन्होंने नाम दे दिया अपने ही नाम पे, कार्बन रेखा। तो उन्होंने कहा इस रेखा के ऊपर हम मान लेंगे कि अंतरिक्ष प्रारंभ हो गया। एक बात मुझे बताइए बेटा, साइंस पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, टीचर ने पढ़ाया होगा। उपग्रहों को हम लोग जो प्रक्षेपित करते हैं, उपग्रहों को जो हम छोड़ते हैं, तो एक दिन मैंने आप ही से चर्चा किया था हंसी मजाक में कि 2 प्रकार के उपग्रह होते हैं हम लोगों के। एक को हम लोग कहते हैं पोलर सैटेलाइट, ध्रुवीय उपग्रह, जिसको दूर संवेदी उपग्रह भी कहते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी कहते हैं। और एक उपग्रह होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन सैटेलाइट या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इनको हम लोग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थापित करते हैं। और ध्रुवीय उपग्रह कम ऊंचाई पे होते हैं, लगभग 600 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पे होते हैं। इन उपग्रहों को कहां स्थापित करते हैं? अंतरिक्ष में। अरे बोलते हैं ना, अंतरिक्ष में एक उपग्रह स्थापित किया गया, वहीं अलर्ट हो जाना चाहिए था कि 800 किलोमीटर की ऊंचाई पे भेजे हो और कह रहे हो अंतरिक्ष है, और 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे भेजे हो, कह रहे हो अंतरिक्ष है। इसका मतलब है कि आप मान रहे हैं कि अंतरिक्ष वहां से है, जबकि वायुमंडल तो खुद ही वहां तक है। अरे 800 किलोमीटर तक तो है ना वायुमंडल। फिर ध्रुवीय उपग्रह को क्यों बोलते हैं कि अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया है एक ध्रुवीय उपग्रह? इसका मतलब है कि कुछ लोगों ने मान लिया है कि वो अंतरिक्ष का हिस्सा है, तो कह देते ना वायुमंडल में स्थापित किया गया। क्लियर है बेटा? थोड़ा लिख लो। हाँ, कार्बन ने बताया, कार्बन नाम है बेटा वैज्ञानिक का, कार्बन ने बताया कि पृथ्वी के धरातल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल है। इसके उपरांत अंतरिक्ष प्रारंभ हो जाता है। इसके उपरांत क्या प्रारंभ हो जाता है बेटा? अंतरिक्ष, स्पेस स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, एक सूचना बता दें आपको, थोड़ा सुन लीजिएगा। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया संविधान, है ना भैया, तो आपके दिमाग में संविधान घुसा होगा मेरे प्रति। ये तो संविधान के टीचर, मैं हूं भूगोल का टीचर, है ना, मेरी आत्मा बसती है भूगोल में। तो घबराइएगा नहीं, भूगोल हम आपको दिखाते हैं कि भूगोल कहते हैं किसे। बस मुझे वक्त दीजिएगा, अपने हिसाब से मुझे पढ़ाने दीजिए। चलिए बेटा, तो अब एक रेखा मिल गई ना बेटा। कौन सी रेखा? कार्बन रेखा। कल को पूछेगा कार्बन रेखा क्या है, बता देंगे ना, वो लाइन ऑफ डिमार्केशन है। कार्बन रेखा वो विभाजन की रेखा है जहां से हम मान लेते हैं कि इसके नीचे वायुमंडल है और इसके ऊपर अंतरिक्ष। क्लियर हो रहा है बेटा? लिखें, कार्बन रेखा ही वायुमंडल तथा अंतरिक्ष को विभाजित करती है। कार्बन रेखा ही वायुमंडल तथा अंतरिक्ष को क्या करती है बेटा? विभाजित करती है। एक तथ्य आया ना बेटा, अभी ऐसे ही तथ्य आते रहेंगे बीच बीच में, है ना। सबको जुटा के रखिएगा, काम आएगा आपके। और हम पढ़ाते जाएंगे तो बीच में फैक्ट्स आते जाएंगे, तथ्य आते जाएंगे। तथ्यों पर नजर रखिएगा, अवधारणा भी क्लियर करिएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आगे, अंतरिक्ष को 2 भागों में विभाजित करते हैं। अंतरिक्ष को 2 भागों में क्या करते हैं बेटा? बांटते हैं। पहले बांट लीजिए।
ए को क्या कहेंगे बेटा? आउटर स्पेस, हिंदी में बाह्य अंतरिक्ष। और ए को क्या कहेंगे बेटा? डीप स्पेस। क्या कहेंगे बेटा? गहन अंतरिक्ष। ठीक है। एक्चुअल में है क्या परेशानी ना बेटा, कि पल पल पे खतरा है ना। तो एक अनुभवी टीचर ही उस खतरे को भांपता है और उसे बचा के निकालेगा आपको। क्योंकि देखो, पढ़ते समय कोई चीज पीछे आएगी, कोई चीज आगे आएगी, लेकिन कभी कभी कुछ चीजों के साथ आगे की चीजें जुड़ी होती, और वो अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर समझो कि वो यही गड़बड़ हो जाएगा। तो थोड़ा सा कुछ चीजों पे बात करके हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम आपको एयू बोलेंगे। मुझे नहीं पता किसी ने आपको बताया है कि नहीं बताया है, लेकिन मुझे तो मालूम है कि मैंने नहीं बताया। अभी मैं पार्षद बोलूंगा तो मुझे नहीं मालूम आपको आता है कि नहीं। प्रकाश वर्ष तो आता ही होगा, है ना। हाँ, तो थोड़ा सा बेटा इस पे बात कर लेते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि हम ये बोलेंगे अभी कि वह अंतरिक्ष 50 एयू तक है, तो एयू बताए ही नहीं और ये लिखा दें वह अंतरिक्ष का विस्तार 50 एयू तक है, तो ये मतलब हो जाएगा ना बेटा। एक तथ्य तो लिख लेंगे, रट भी लेंगे। एयू क्या है? तो एक नोट बना लो, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं 2 मिनट में। घड़ी देख के 2 मिनट लगेगा, बीमारी हमेशा की खत्म। हाँ, देख लो, 2 से कम ही लगेगा। हाँ, पहला एयू। एयू, कैपिटल ए कैपिटल यू। ये क्या है भाई? हाँ, एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। एक ने जोर से डांटा कि नहीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं है, ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। यही सब है क्या? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पूरा नाम है इसका क्या बेटा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और हिंदी में कहते हैं खगोलीय इकाई। दूरी नहीं बेटा, खगोलीय इकाई, है ना। ये कोई चीज होगी। ये क्या चीज है? थोड़ा सुन लें। ये दूरी नापने का मात्रक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी कुछ मीटर आपको नोट कराएंगे दूरी नापने के। इनका प्रयोग धरती पे नहीं होता, हो भी नहीं सकता। इनका प्रयोग हमेशा अंतरिक्ष में किया जाता है। कारण है, देखो, दूरी नापने के बहुत मात्रक हैं हमारे पास। हम मनुष्यों के पास दूरी नापने के बहुत ढेर सारे मात्रक हैं। एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, फर्मीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंच, फीट, मीटर, किलोमीटर, माइल, नॉटिकल माइल, तमाम है। लेकिन ये धरती पे दूरी नापने के मात्रक हैं। और एक बात समझ लें, अंतरिक्ष में इनसे कोई काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहां दूरियां इतनी बड़ी हैं ना बेटा। ये तो वही हो जाएगा, यहां से अमेरिका की दूरी मिलीमीटर में बताएं तो सामने वाला थप्पड़ मारेगा। आप यहां से अमेरिका की दूरी को सेंटीमीटर में बताओगे? कोई पूछे यहां से अमेरिका कितना दूर है, तो बताएं इतना सेंटीमीटर। अरे नालायकी भरा जवाब न होगा। तो जैसी दूरी होती है वैसे यूनिट का प्रयोग कर लेते हैं हम लोग। इस मार्कर की लंबाई कोई पूछेगा, इसको इंच सेंटीमीटर में बताना उचित है भाई, इसीलिए इतना यूनिट बनाए। कमरे की अगर कोई लंबाई पूछेगा तो मीटर उटर फीट में बताना उचित है। यहां से गोरखपुर की दूरी कोई पूछेगा तो इंच में बताओगे, तो किलोमीटर उचित है। और ब्रह्मांड की दूरी को अगर ये सब बताया किलोमीटर उल्टर में, तो समझ लो कि आप यहां से न्यूयॉर्क की दूरी को मिलीमीटर में बता रहे हो। इसलिए वहां की इकाइयां अलग है। क्या है बेटा, जरा समझे। एक्चुअल में कभी कभी दूरी हम लोग हमेशा सापेक्षिक ही बताते हैं, हमेशा एब्सोल्यूट हम नहीं बता सकते। जैसे यहां से गोरखपुर आपसे पूछा जाए तो आप बताते हैं लगभग 100 किलोमीटर, कह देते हैं ना लगभग 100 किलोमीटर। तो आपने क्या कहा, जरा इसको सोच तो लीजिए। आपने बताया कि 1 किलोमीटर का 100 गुना है। हद हो गई यार। जब आप 100 किलोमीटर बोलते हैं तो क्या अभिप्राय है आपका, क्या मीनिंग है?
कि जितना 1 किलोमीटर होता है उसका 100 टाइम्स। 5 किलोमीटर 1 किलोमीटर का 5 गुना। क्योंकि क्यों उसको गुने में बोला जाता है कि 1 किलोमीटर का आपको आइडिया है। 1 किलोमीटर का आपको आइडिया है, 1 किलोमीटर का अगर आइडिया है, हम 5 किलोमीटर बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि उसका 5 गुना। हम 100 किलोमीटर बोलेंगे तो उसका 100 गुना। तो सापेक्षिक ही तो बोला जा रहा है। वैसे भी सापेक्षिक बोला जाता है। जैसे इन्होंने पूछा कि आपका घर कहाँ है, कितनी दूर है। अब बच्चे पहली पहली बार मिलते हैं तो पूछ लेते हैं ना, कहाँ रहते हैं, कितना दूर है। तो एक बच्चा एक दूसरे बच्चे से पूछ रहा है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो दो उपाय है उसके पास। या तो किलोमीटर वोटर में बता दे, या किसी ऐसे सापेक्ष में बता दे जिसे वो समझता होगा। तो कह देगा सुनील का घर देखे हो, कहेगा हाँ। कहा जितना दूर सुनील का घर है उससे दुगुना दूर है हमारा, तो समझ जाएगा? नहीं समझ जाएगा। वो सुनील के घर आता जाता है भाई, तो वो ये भी तो बता सकता है कि जितना दूर सुनील का घर है उससे मेरा घर 2 गुना है, तो महसूस कर लेगा ना दूरी कितनी है। तो तुलनात्मक भी बताना ठीक है, कोई परेशानी नहीं। तो ध्यान से सुनो, पृथ्वी और सूर्य के मध्य एक औसत दूरी है, और वह दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। क्लियर है? पृथ्वी से सूर्य के मध्य की दूरी कितना है बेटा? 15 करोड़ किलोमीटर। इसी को एक इकाई मान लिया गया है, यानी इसी को हम बोलेंगे 1 AU। 1 AU मतलब पृथ्वी से सूर्य के मध्य की औसत दूरी। औसत क्यों बोला गया? क्योंकि पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष एक बराबर दूरी पर नहीं होती। कभी पृथ्वी सूरज से बहुत करीब होती है और कभी पृथ्वी सूरज से बहुत दूर होती है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, पेरीहेलियन, अपहेलियन, उपसौरिका या उपसौर या अपसौरिका, है ना बेटा? अच्छा, कोई याद रटे होंगे तो थोड़ा बता दो। पृथ्वी सूरज के सबसे पास किस तारीख को होती है? अच्छा, बोलते समय थोड़ा सोच सोच के बोला करना। एक तो रटने पे बड़ा सुनो, रटने पे बहुत यकीन मत करो, अपने कॉमन सेंस पे यकीन करो। एक बात तय है बेटा कि जब पृथ्वी सूरज के करीब जाएगी तो ज्यादा गर्म होगी। ये तो तय है कि जब पृथ्वी सूरज के करीब होगी तो पृथ्वी ज्यादा गर्मी प्राप्त करेगी, और जब पृथ्वी सूरज से दूर होगी तो पृथ्वी पे इंसोलेशन, सूर्य ताप के प्राप्त करने की मात्रा भी घटेगी। तो तारीख वारीख याद की हो तो तारीख सोच समझ के बोलना। जो कुछ मैंने बोला सब जोड़ घटा के बोलना। पृथ्वी सूर्य के नजदीक किस तारीख को होती है? वो तारीख फिक्स है। अब सांस टंग रही है, आप थोड़ा डरा वरा दिए तो और टंग रही है। हाँ बोलो, मैंने क्या बोला? इससे सहमत है आपकी? नहीं कि पृथ्वी जब सूरज से करीब होगी तो पृथ्वी की गर्मी बढ़ेगी। 6% पृथ्वी अधिक गर्मी प्राप्त करती है, 6%। बिल्कुल लिखा पढ़ी में। तो क्या आपको लगता है कि 3 जनवरी है? 3 जनवरी को तो बहुत ठंडा उंडा लगता है भाई। तो काहे याद किया 3 जनवरी? बोल रहे थोड़ा जल्दी जल्दी। 3 जनवरी 4 जुलाई, यही ना? दूसरा वाला तो नहीं पूछे, दूसरा वाला पूछते तो 4 जुलाई बताते, ये सबसे दूर होती है। अच्छा, ये नहीं याद था? ये सब याद कर लेते हैं बच्चे भाई। तो 3 जनवरी को सबसे गर्म रहती है धरती। हाँ ना बोलेंगे? तो या तो गलत टाइप हो गया, और जब मैं पहली बार आपके जैसा विद्यार्थी था, जो मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा उल्टा लग रहा है, लिख दिया। 4 जुलाई करीब लिखना चाहिए था, 3 जनवरी दूर लिखना चाहिए था। तो कई बार हमने देखा, नहीं हर किताब में वही 3 जनवरी। तो क्या है मामला? मामला यह है कि भूगोल का क ख ग घ नहीं आता आपको, ABCD नहीं आता। बुरा मत मानिएगा, और इसमें आपका कोई दोष नहीं है, वो दोष हमारा है, हम जैसे लोगों का है।
एक अबोध बच्चा है जो बड़ों की इज्जत नहीं करता, उनका सम्मान नहीं करता, बच्चे का क्या दोष है? माँ बाप ने सिखाया ही नहीं। तो आपको अगर कोई चीज नहीं आ रही है तो उसमें आपका क्या दोष है? दोष तो सरासर हमारा है, हमने बताया नहीं आपको, या जिसको बताना था उसने नहीं बताया। आप कहीं डिप्रेस हो रहे हो कि सर हमको नहीं आता? आपको बताया नहीं गया, और आज के बाद से सीने पे चढ़ के बताएंगे, कोई पूछे। एक बात मुझे बताइए, जब आपके यहाँ ठंडक थी, पूरी धरती पे ठंडक रहती है। जब आपके यहाँ ठंड आती है तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है। अभी हमारे यहाँ गर्मी आ रही है ना, दक्षिणी गोलार्ध में ठंडक आ रही है। ऑस्ट्रेलिया वालों से अगर बोलोगे कि 3 जनवरी को पृथ्वी सूरज के करीब है, तो एक चिल्ला के कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल करीब है, भयानक गर्मी है। एक बात मैं बताऊं, आप उत्तरी गोलार्ध में, भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश में, आजमगढ़ में बैठे हो, और आपके यहाँ अगर ठंडक है तो पूरी धरती पे ठंडक है, और आपके यहाँ गर्मी है तो पूरे भारत में, पूरी धरती पे गर्मी है। अपने ठंडक और गर्मी को जनरलाइज कर लोगे पूरी धरती पर? बिल्कुल 3 जनवरी को पृथ्वी बहुत गर्म होती है, और शुक्र मनाई कि उस समय आपके यहाँ ठंडक रहती है, तो ज्यादा गर्मी में ठंडक आती है आपके यहाँ, तो थोड़ी राहत रहती है। क्लियर है? तो बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। 3 जनवरी को ही पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है, बस अंतर खाली ये होता है कि सूर्य उस समय दक्षिणी गोलार्ध में होता है, इसलिए गर्मी दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा होती है। आपके यहाँ क्यों होगी? सूर्य से पृथ्वी करीब आए चाहे दूर हो जाए, ध्रुवों की बर्फ पिघल जाएगी क्या? वो कहे कि अरे हम कैसे मान लें कि ये करीब आ गई, हमारे यहाँ तो बर्फ ही जमी है। वो कोई पैरामीटर थोड़ा ही है, पैरामीटर पूरी धरती होगी। कोई इलाका नहीं होगा कि वहां ठंडक पड़ रही थी इसका मतलब ठंडक है। तो काहे कंफ्यूज हो गए थे? क्यों नहीं बताया आपने? हमारे यहाँ ठंडक है, पूरी धरती पे नहीं ना ठंडक है बेटा, गर्मी ज्यादा आती ही है। इसीलिए बोला जाता है हमेशा औसत दूरी बेटा, क्योंकि ये दूरी कभी फिक्स होती नहीं, हमेशा बदलती रहती है। वो पैराबोला मार्ग पे चलता, अरे वो इलिप्टिकल मार्ग पे चलता रहता है ना बेटा, तो बराबर नहीं होती। लिखें पृथ्वी से उसी में लिखो बेटा, डिफाइन करो एयू क्या है, खगोलीय इकाई क्या है। पृथ्वी से सूर्य के मध्य की औसत दूरी, पृथ्वी से सूर्य के मध्य की क्या बेटा? औसत दूरी क्या है बेटा? हाँ, औसत दूरी 1 AU कहलाती है। अच्छा, कल को आपसे पूछे कि पृथ्वी से सूर्य के मध्य की दूरी कितनी है, परीक्षा में पूछ ले और विकल्प देने लगे, और आप ढूंढ रहे हैं 15 करोड़ किलोमीटर, और विकल्प में है AU, 1 AU, 2 AU, 5 AU, 7 AU, क्या करेंगे? 1 AU। क्लियर है? तो पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी कितनी है बेटा? 1 AU। अब बताओ, इसकी तुलना में हम नहीं बता सकते? अगर हमने कहा कि 5 AU, समझ में आ रहा है ना कि पृथ्वी से सूर्य के बीच की जितनी दूरी है उसका 5 गुना। और जब हमने कहा 50 AU, तो अब तो समझ में आ रहा है ना कि पृथ्वी से सूर्य के मध्य की जितनी दूरी है उसका 50 गुना दूर है। क्लियर है बेटा? तो एक ऐसे आपके साथ माइंड गेम होगा, पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट बच्चे रटे हुए हैं, लेकिन वैसे ना पूछ के AU के फॉर्मूले में पूछेगा। 1 AU, 1 प्रकाश वर्ष, 1 पारसेक, 5 पारसेक, सही विकल्प का चयन करिए। इससे आसान प्रश्न धरती पे कोई हो सकता है, लेकिन कई लोग शहीद हो जाएंगे, क्योंकि वो ढूंढ रहे हैं 15 करोड़ किलोमीटर, जो विकल्प में है ही नहीं, और AU का उनको अता पता नहीं है। खेल खत्म, गेम इज ओवर, ये कंपटीशन है। लिखें बेटा, तो और लिख लो, सब यही निपटा लो सबको। दूसरा, प्रकाश वर्ष, इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? लाइट ईयर। तो थोड़ा कोई बच्चा बताए बेटा जिसको आइडिया हो क्या है ये। दूरी की इकाई है, पहली बात तो दिमाग में ठोसो, ये इकाई किसकी है बेटा? दूरी की इकाई है। इससे क्या नापा जाता है? दूरी। वर्ष समय का मात्रक है, वर्ष किसका मात्रक है? समय का। लेकिन प्रकाश वर्ष समय का नहीं, दूरी का मात्रक है। तो कितनी दूरी होती है?
देखो, आप मुझे जब कोई चीज बताया करो टीचर को, यह मान के बताया करो कि टीचर को क ख ग घ नहीं आता। हम आपको सुन के ही महसूस करेंगे। जब भी आप किसी को बताएं तो इन शब्दों में बताएं कि उसको अगर कुछ भी ना आता हो तो आपकी बात समझ ले। आपने जिन शब्दों में बोला है, मुझे तो नहीं लगता कि जो बिल्कुल नहीं जानता वो समझ पाया है। क्या मतलब है इसका? हम समझा रहे हैं बेटा, ठीक है ना? ठीक है? नहीं नहीं, आपसे नहीं, उनसे बोल। तो क्या है बेटा, जरा समझने के लिए। प्रकाश की चाल मुझे लगता है याद किया होगा आपने, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश 1 सेकंड में कितना चलता है बेटा? 3 लाख किलोमीटर। 2 सेकंड में 6 लाख। 3 सेकंड में भी बताया जा सकता है। तो इसी गति से प्रकाश अगर आगे बढ़ रहा हो तो 1 मिनट में भी कुछ दूरी तय कर लेगा। सूर्य के प्रकाश को धरती तक आने में कितना समय लगता है? बड़ा ढंग से रटे वटे हो। हम आज तक तो इतने बड़े जीवनों को भी पूछते हुए देखे नहीं, लेकिन याद कर लो, कोई हर्जा नहीं है। एक बात मुझे बताइए, 8 मिनट में 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। हद हो गई। अरे यही ना मतलब है, जब पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, इसका मतलब है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी को लगभग 8 मिनट में तय कर लेता है। यही ना बेटा मतलब है। अब जरा सुने कि सूर्य का प्रकाश 1 मिनट में कुछ दूरी तय करेगा, 10 मिनट में भी कुछ दूरी तय करेगा, और 1 घंटे में भी कुछ दूरी तय करेगा, और 1 घंटा का है 1 दिन में भी कुछ दूरी तय करेगा। बस लगातार चलता रहना है, उसको रुकना नहीं है। 1 महीना, 1 साल। तो सूर्य का प्रकाश लगातार 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से 1 साल तक लगातार चलता रहे, जो दूरी तय कर लेगा वो 1 प्रकाश वर्ष कहलाएगा। यानी अपने ऊपर लागू कर लो। 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से आप निकल पड़े, लगातार साल भर चलते रहे, जहां पहुंच जाएंगे वो दूरी होगी 1 प्रकाश वर्ष। अरे तो सुन के सिहरन हो रही है भाई, ये बहुत बड़ी दूरी होगी। जहां 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चला जाता होगा, साल भर में कितनी दूरी हो जाती होगी? कैलकुलेट कर लेंगे? हम कर लेंगे। एक बात ध्यान रखना, अगर कंप्यूटर में फिट किया, कैलकुलेटर में, ये दुकान पर रखते हैं ना कैलकुलेटर, उसमें अगर फीड किया डेटा तो कैलकुलेटर हाथ खड़ा कर देगा। हमारे बस का नहीं है, एरर दिखा देगा। सिर्फ साइंटिफिक कैलकुलेटर बता पाएगा इसको। लेकिन हम लोग बता दें, हम लोग मनुष्य है ना बेटा, हम लोग कैलकुलेटर थोड़े ही है। अच्छा, आप खाली डर के गड़बड़ाए हो, बता तो आप भी सकते हो, लेकिन आप इसलिए डर गए कि अरे ये तो बहुत बड़ा होगा। बड़ा होगा तो कैलकुलेट होगा ना। 1 साल में अधिवर्ष अगर नहीं है, सामान्य वर्ष है, तो 365 दिन। गणना ही नहीं किए किसी दिन, हिम्मत जुटाए होते किसी दिन तो बात बन गई होती। 1 दिन में 24 घंटे, तो पूरे साल भर में इतने घंटे। अरे भैया, 1 दिन में 24 घंटे तो 365 दिन में 365 गुणे 24 यही ना होगा? इतनी गणित तो आती होगी। 1 घंटे में 60 मिनट, साल भर में इतने मिनट। अब ये पूरा मिनट हो गया, पूरे साल भर में इतने मिनट। 1 मिनट में 60 सेकंड, इतना सेकंड। अभी यही नहीं है, अभी इसमें 3 लाख का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेकंड में कितना बेटा? 3 लाख किलोमीटर। गुणे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये होगा 1 प्रकाश वर्ष। यहां मत करना, घर पे करना, ठीक है? यहां गड़बड़ा जाएगा मामला। ये होगा 9.45 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, या 9.45 इंटू 10⁻15 मीटर। लिखो लिखो, ये मत लिखना, ये तो मजाक में लिखा है आपको। नहीं, मजाक गलत नहीं है, लिखें, पहले लिख लो, फिर अच्छा कुछ लिख ही डालें। बड़े स्मार्ट बच्चे हैं। चले, हो गया बेटा? है बेटा?
हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, सिविल सर्विसेज में अध्ययन और चिंतन साथ साथ होना चाहिए, और खाली अध्ययन होगा तो गड़बड़ा जाएगा मामला, है ना। एसएससी की परीक्षा थोड़ा ही है बेटा। हो गया बेटा, अब थोड़ा शब्दों में लिख लें। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय कर लेगा, सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय कर लेगा उसे क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? एक प्रकाश वर्ष कहेंगे। क्लियर है? ये तो बहुत है ना बेटा। हाँ ना, कुछ बोलोगे? सूर्य के प्रकाश को धरती तकाने में कितना लगता है? एक प्रकाश वर्ष? अरे नहीं नहीं, 8 मिनट लगता है भाई। एक प्रकाश वर्ष बोल दोगे तो पता नहीं कहां चली जाएगी। 8 मिनट सोच लो, 8 मिनट का डेटा है यहां तक, और ये साल भर का डेटा है। कितना अंतर होगा, और कितनी बड़ी दूरी की बात हो रही होगी। अभी ये समझ नहीं पा रहे तो आपको एक उदाहरण बता दे, सुनो। थोड़ा मैं उत्साहित ज्यादा हो जाता हूँ रह रह के। सही वक्त पे सही चीज बतानी चाहिए, लेकिन उत्साह सही बढ़ गया मेरा, तो बात कर ले। इस पूरे ब्रह्मांड में ना बेटा मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, आकाश गंगाएं हैं। अभी पढ़ाएंगे आगे, लेकिन थोड़ा उत्साह बढ़ गया प्रकाश वर्ष को देख के। तो जैसे हम लोगों के मोहल्ले में घर होता है ना, तो घर के ठीक बगल वाला एक घर होता है जिसकी दीवार वाल सटी भी हो जाती है कभी कभी, तो उसको बोलते हैं पड़ोसी हैं हमारे, है ना। तो सुनो, हमारी आकाश गंगा की पड़ोसी एक आकाश गंगा है, एकदम पड़ोस में है, एंड्रोमेडा, है ना। कभी मन हुआ पड़ोसी तक जाने के लिए ना, तो 2.2 करोड़ प्रकाश वर्ष का समय लगेगा। ये पड़ोसी का हालत है। यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आप चले तो एंड्रोमेडा तक पहुंचने में आपको 2.2 करोड़ प्रकाश वर्ष का समय लगेगा। ये किसका हाल है? पड़ोसी का। और दूर वालों का तो हाल ही चाल मत पूछो। इसीलिए हम कह रहे हैं ना बेटा, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। क्या हम अभी 3 लाख किलोमीटर की स्पीड पाए हैं? अगर पा भी जाएंगे और जाने की कोशिश करेंगे एंड्रोमेडा पे, देखें वहां क्या हाल चाल है, 2 करोड़ साल लगेंगे। अभी तो धरती पे आए आपको नहीं हुआ 2 करोड़ साल। ये हो गया, कितना साल हुआ? एक जगह अभी तो सर 18-19 साल। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे, मैं मनुष्यों की बात कर रहा हूं। मनुष्यों को धरती पे आए 2 करोड़ साल हो गए। चलो हम आपको याद दिला रहे हैं, अभी कौन सा चल रहा है? 2023। 2000 साल पहले चलो। हाँ, 2000 साल इधर हुआ ना, 2023 पहले चलो, तो आप पहुंच गए AC-BC के बॉर्डर पे। वहां से 3000 साल पहले चलो, पहुंच गए सिंध घाटी सभ्यता में। पहुंच गए ना? 5000 साल, 5000 और पहले चलो, जंगल में टहल रहे थे, पेड़ पे कहीं लटके थे, ठीक है। 10,000 साल, 10,000 और पहले चले चलो, मनुष्य कहना ही गुनाह था आपको, आप मनुष्य थे ही नहीं, वो जानवरों या बंदरों की शक्ल में। तो 20,000 साल में तो यार यहां पहुंच गए, 2 करोड़ साल में क्या होगा? और अगर धरती से निकल भी पड़े एंड्रोमेडा पे जाने के लिए 2 करोड़ साल के लिए, तो जिंदा रहोगे 2 करोड़ साल? ये सब सोच लो, हम मनुष्यों की क्या हैसियत है, हम क्या जानेंगे। पड़ोसी का तो पता ही नहीं लगा पाएंगे। बाकी जो अरबों खरबों आकाश गंगा है वो भी बुलाएगी, आ जाओ इधर। तो इसीलिए हम कहते हैं ना बेटा, बहुत ह्यूज है बेटा, बहुत बड़ा है। अरे सुनो, चंद्रमा तक जाते जाते तो झाग निकल गया हमारा, सांस फूल गई हमारी। जहां 3.5-4 लाख किलोमीटर की दूरी है, वहां तक जाते जाते सांस फूल गई। एक ही बार तो मनुष्य पहुंच पाया चंद्रमा पर। मंगल तक तो अभी बस इधर उधर से तजवीज रहे कि कब उतरे। आप अलग आकाशगंगा और अलग ग्रहों के बारे में क्या सोच पाएंगे? अभी तो हमारी क्षमता ही नहीं है बेटा। इसीलिए हम कह रहे हैं ब्रह्मांड बहुत बड़ा है बेटा, बहुत बड़ा है। और इसीलिए आप देखो, अभी चंद्रमा अंद्रमा तक टहल रहे हैं हम लोग। वो भी अभी हिम्मत नहीं हो रही कि रोज चले जाए चंद्रमा पे सुबह टहलने। अभी ये नौबत तो नहीं है।
सालों साल तैयारी करनी पड़ती है तो चंद्रमा पे मनुष्य के कदम पड़ते हैं। अभी फिर भारत भी कोशिश कर रहा है। तो 4 लाख किलोमीटर में ये दुर्गति है आपकी, जहां 2-2, 3-3, 4-4, 100-100 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी है, वहां आपका क्या हाल होगा। और वो भी अभी इंतजार कर रहे हैं कि हमें नहीं जानोगे क्या, चंद्रमा को ही खाली जानोगे। ये हैसियत है हमारी। तो वही मैंने जो बताया बेटा, उसको धीरे धीरे अब अनुभूति हो रही होगी, है ना। आगे बढ़े। पारसिक, अगला क्या बेटा, पारसिक, PARSEC। हिंदी इंग्लिश दोनों में यही लिखना पड़ेगा। एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, हम मनुष्यों के पास दूरी नापने की ये सबसे बड़ी इकाई है। इससे बड़ी इकाई हम मनुष्यों के पास नहीं है। क्लियर है बेटा, दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है। ये कितनी होगी, लिखना पड़ेगा। 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 लाइट ईयर इज इक्वल टू 1 पारसेक। लिख पा रहे हैं बेटा, 3.62 नहीं, 26, उल्टा पुल्टा मत करो। 3 नहीं समझ पा रहे हो बेटा। अच्छा, ये लिख, हम बोल रहे हैं कुछ और, लिख कुछ और अलग रहे हो, और बाहर जाके दिखाओगे किसी को और पूछेगा कि कौन बोला है, तो बताएंगे टीचर। मेरी नाक कटवाओगे क्या। देखो, मैं अपनी नाक को लेके बहुत सतर्क रहता हूँ, है ना बेटा, मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे। कारण यह है कि देखो, मैं आता हूं तो सबसे कंफर्टेबल मैं होता हूं ज्योग्राफी पढ़ाते समय, बहुत आरामदेह स्थिति में होता हूं, लेकिन मेरी साख दांव पे लगी होती है। एक भी शब्द गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बट्टा लग जाएगा हमारे पढ़ाने पर। हम बोल रहे हैं सही, आप लिख रहे हो गलत। अभी तो मान लो घर पे जाके ठीक कर लोगे, बस एक हफ्ता अगर बीतेगा ना, तो आप बोलोगे यही तो बोले थे, तभी ना हम लिखे हैं। तो और मेरी तो नजर पड़ गई बेटा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता। 3.26 लाइट ईयर इज इक्वल टू 1 पारसेक। ठेठ भाषा में अगर आप कहें, मैंने अगर समझने के अंदाज में कहें, तो 3.25 साल में सूर्य की किरणें जितनी दूरी तय कर लेंगे, उसे 1 पारसेक है। प्रकाश वर्ष 1 साल का आंकड़ा है और पारसेक 3.25 साल का आंकड़ा है। अरे 3.25 रहता तो 3.25 साल हो जाता, थोड़ा सा ज्यादा है। महसूस किया करो बेटा, जो भी लिखा करो उसको फील किया करो, तो मजबूत रहेगा, जाएगा नहीं। क्लियर है। अब आइए, अब हथियार तैयार है, अब चलेंगे अंतरिक्ष को नापने जोखने, है ना। तो लिखें पहला, वह है अंतरिक्ष। वह है अंतरिक्ष, लिखो बेटा, डिफाइन कर लो। पृथ्वी के वायुमंडल से सौर मंडल की सीमा तक के भाग को, सौर मंडल की सीमा तक के भाग को ब्रैकेट में जरूर लिख लीजिएगा, 50 AU। क्लियर है बेटा, 50 AU यानी सौर मंडल की सीमा कितनी। कल को यह भी प्रश्न है कि हमारे सोलर सिस्टम की सीमा कहां तक है, ये अपने आप में प्रश्न है। तो लगभग 50 AU है बेटा हमारे सौर जो परिवार है उसकी आखिरी विस्तार, वहां तक हम लोग मान सकते हैं। कौन बताया, कौन बताया, कोई तो बताया होगा। मैं एक नाम बोलूंगा, सिर्फ रिस्पॉन्ड करिएगा कि आपने सुना है कि नहीं सुना है। सब हमें पढ़ाना है बेटा, हम पढ़ाएंगे। कूपर बेल्ट, कूपर पट्टी, सुना है, क्या है ये। अगर नहीं बता सकते तो आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए था, इससे बढ़िया था कि ना पढ़े होते। सभी बच्चों से भी पूछ रहा हूं बेटा, कूपर पट्टी का नाम सुना है कभी पढ़ते लिखते समय। टीचर ने बात नहीं किया क्लास में कभी, नहीं। हाँ, कोशिश करो बेटा। चलो ठीक है,
हमारे सौर परिवार के सबसे बाहर भागों में जो चक्कर लगाते हैं परिवार के सदस्य, उन्हें क्या कहते हैं? सौर परिवार के सबसे बाहरी भाग में चक्कर लगाने वाले जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? बहुत बड़ी तकलीफ है बेटा, समस्या बड़ी है आप लोगों की, हम ठीक कर लेंगे, मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा, हम सही करेंगे। उनको एस्टेरॉइड्स कहते हैं बेटा, एस्टेरॉइड कहते हैं। फिर से सोच, देखो मैं झूठ भी बोलता हूँ बीच में, इस बार हम झूठ बोले और आप जाल में फंस गए। नहीं, एस्टेरॉइड तो मंगल बृहस्पति के बीच में है, आंतरिक और बाह्य ग्रह के बीच। नहीं, सुन लो, इनको हम लोग कहते हैं बेटा कॉमेट, धूम्रकेतु। जो सौर परिवार के बाहरी भागों में चक्कर लगाते हैं उनको हम लोग इंग्लिश में कॉमेट कहते हैं, और हिंदी में उसको धूमकेतु या पुच्छल तारे भी कहते हैं। क्लियर है? वो तारे वारे नहीं है, वो प्यार वार से तारे वारे कह देते हैं, वो आदत है हम लोग कहने की। माँ अपने बच्चे को कह देती मेरी आंखों का तारा है, वो तारा है? नाभि संलयन हो रहा है, उसमें ऊर्जा निकल रही है, नहीं तो प्यार वाला नाम है। फिल्मी तारे, कोई तारा वारा नहीं है, लेकिन चूंकि पूछ जैसी संरचना उसकी दिखाई देती है, इसलिए उसको हम लोग पुच्छल तारे कह देते हैं। वो हमारे परिवार, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में आपको तबाह कर देंगे। सौर परिवार के सबसे बाहरी भागों में चक्कर लगाने वाले जिनमें से कौन है? यही सब होगा, और इस सब का उत्तर किसी किताब में आपको मिलेगा नहीं। इसका उत्तर मिलेगा जब आप समझे रहोगे, तभी बता पाओगे। आप ये पढ़ोगे कुछ और घेरेंगे, कुछ और पढ़ोगे किसी और तरफ से घेरेंगे। भाई एग्जामिनर भी जानता है ना कि वो लूसेंट या इस तरह की किताब में मिल जाएगा एक लाइन, तो थोड़ा सा लाइन बदल दो। आपने पढ़ा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़े दिन होते हैं, वो पूछेगा काहे होते हैं, और आप तो रट के गए थे तारीख, और क्वेश्चन ही पूछ दिया कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़े दिन क्यों होते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है, सूर्य का पूरी धरती पे विचलन कितने डिग्री का होता है टोटल। तबाही मच जाएगी, तबाह कर ही डालेंगे आपको। फोकट में एसडीएम थोड़ी बनने दें। घबराओ नहीं, डरा नहीं रहा हूं बेटा, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस मुझे वक्त दीजिएगा। चले, तो एक्चुअल में ये कूपर जो पट्टी है ना बेटा, बोला आपने, अच्छा लगा मुझे कि नाम आया है आपके जहन में। तो कूपर वैज्ञानिक का नाम है। तो कूपर ने सबसे पहले पता लगा लिया कि जो धूम्रकेतु हैं, जो कॉमेट हैं, जो पुच्छल तारे हैं, वो एक पट्टी पे चक्कर लगाते हैं। पट्टी माने एक मार्ग है उनका, और वो मार्ग 30 से 50 एयू के बीच में, यानी 30 एयू से लेके 50 एयू के बीच में जो रास्ता है, उसी पे धूम्रकेतु चक्कर लगाते हैं। यही उसकी आखिरी सीमा का निर्धारण कर देते हैं। क्लियर है? और बहुत लंबे लंबे वक्त पे चक्कर लगाते हैं। जैसे एक बहुत प्रचलित नाम है, आपने सुना होगा, हैली, 76 वर्ष है। और हमारे जीवन में हैली एक बार गुजरता है। हम मनुष्यों की जिंदगी में हैली अपनी कक्षा का एक चक्कर लगाता है, और बड़े सौभाग्यशाली वो लोग हैं कि जिनके पैदा होते ही चक्कर लगाया हो। तो शायद 76 साल फिर मिल जाए चक्कर लगाने के लिए, और नहीं तो दोबारा ये जिंदगी में आपको दिखता नहीं। और कुछ धूम्रकेतु तो ऐसे हैं ना कि आपके जीवन भर में एक भी चक्कर नहीं लगा पाते, क्योंकि हजार हजार साल उनका है समय, 500-500 साल है समय, एक चक्कर लगाते हैं। वो बहुत बड़ी ऑर्बिट है बेटा, बहुत बड़ी कक्षा है, वही सबसे बाहरी कक्षा है हम लोग। क्लियर है? लिखें, गहन अंतरिक्ष। बाह्य अंतरिक्ष के बाहर का शेष समस्त भाग, सॉरी थोड़ा रुके, बाह्य अंतरिक्ष के बाहर का ब्रह्मांड का शेष समस्त भाग, ब्रह्मांड सब जोड़ लीजिए, बाह्य अंतरिक्ष के बाहर ब्रह्मांड का शेष समस्त भाग गहन अंतरिक्ष कहलाता है।
ठीक है बेटा, क्या कहलाता है बेटा? गहन अंतरिक्ष। क्लियर हो रहा है विजन? समझ में आ रहा है? नहीं आएगा तो वीडियो उपलब्ध रहेगा, लेकिन आज ही आखिरी है, उसके बाद वीडियो नहीं रहेगा, फिर आपकी कॉपी रहेगी, है ना? तो सुनिएगा। अब जो सबसे गंभीर इलाका है बेटा, उधर हम लोग आते हैं, और इसको थोड़ा प्यार से समझिएगा, और कहीं कोई दिक्कत होगी तो बात करिएगा। ये तो हमने थोड़ा सा आपको स्टैंड बाई मोड में ले आए, थोड़ा सा मेंटली तैयार हो जाए, और मुझे लगता है तैयार हो गए। ब्रह्मांड कैसे बना? एक बात समझ लो कि हम मनुष्य हार नहीं मानते। अगर ब्रह्मांड है, ये दिख रहा है, कि कभी न कभी बना जरूर होगा। हम हार नहीं मानेंगे, हम पता तो लगाएंगे, और हम पता लगाते हैं। आखिरकार जो आज हमारे सामने ब्रह्मांड है, ये कैसे बना होगा? पहली बात कि धरती ही नहीं बनी थी जब ब्रह्मांड बना था, तो ब्रह्मांड बनने के काफी बाद धरती का निर्माण हुआ, और हम वो पता लगाना चाहते हैं। जब धरती वर्ती का पता ही नहीं था तो हमारा कहां से पता होगा? लेकिन पता तो जरूर लगाएंगे कि ब्रह्मांड आखिर बना कैसे होगा। एक बात कि ये पता सिर्फ और सिर्फ साक्ष्यों के आधार पर लगाया जा सकता है, तथ्यों के आधार पर लगाया जा सकता है। जो एविडेंस हैं, जो साक्ष्य हैं, वो क्या कह रहे हैं, उन्हीं के आधार पर पता लगाया जा सकता है। उन्हीं के आधार पर पता लगा लिया हम लोगों ने, और पता लगा लिया कि 15 अरब वर्ष पहले कुछ भी नहीं था। देयर वॉज नथिंग, न एक कोई कण था, न कोई पार्टिकल था, यानी पूरा ब्रह्मांड ही नहीं था, कुछ नहीं था। कब? 15 अरब वर्ष पहले, यानी ब्रह्मांड का जो निर्माण शुरू हुआ वो 15 अरब वर्ष पहले हुआ। एक ने कहा ये कैसे पता लगा? अच्छा, जब आप ये सब पढ़ते हो या कहीं पढ़ते हो, हम भी पढ़ते हैं आप ही की जैसा, तो हम तो नहीं छोड़ते। हम तो पता जरूर लगाएंगे कि आप ऐसे कैसे बोल दोगे। हम यहाँ खड़े होके बोल रहे हैं कि 100 अरब साल पहले ब्रह्मांड बना, लिख लो भैया। ऐसे कैसे लिख लें? यार हमको समझाइए तो सही, हम कैसे मान लें? थे आप? कौन था? तो समस्या यही है कि कैसे समझा जा सकता है। इसको समझने में बेटा बहुत लोगों ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया। ये किसी एक आदमी की देन नहीं है, सबने अपना अपना ज्ञान दिया। क्योंकि देखो, आज हम विज्ञान और ज्ञान के जिस धरातल पर खड़े हैं, वो किसी एक आदमी का योगदान नहीं है। इस यज्ञ में सबने आहुति दी है। जिसको जितना समझ में आया है उसने उतना बताया है, लेकिन एक ही व्यक्ति सब कुछ नहीं बता सकता। अरे भाई, रॉबर्ट हुक कोशिका बताए, तो डीएनए भी बता दिए थे, समझा दिए थे। उनको वही समझ में आया, उन्होंने वही बताया, यही उनकी उपलब्धि थी। आज तक पढ़ते हैं हम लोग। वाटसन एंड क्रिक ने एक कोशिका की संरचना का पता लगा लिया, ये इनकी उपलब्धि थी, और ये तो 20वीं सदी में जाके पता चला। आज की डेट में हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए समझने लगे, अभी बहुत दूर तक जाएंगे। लेकिन ये ज्ञान एक दिन में तो नहीं ना बढ़ा बेटा, इसमें हर लोगों ने अपनी अपनी आहुति दी है। जिसको जो जो समझ में आया है वो बताया है। तो भूगोल भी ऐसा ही है, एक दिन में सब कुछ हमें समझ में नहीं आया, जिसको जो जो समझ में आया वो बताया। इसमें बड़े नाम जो है ना बेटा, एडविन हबल का नाम है, जिसमें नासा ने हबल नाम का टेलीस्कोप भी स्थापित किया अंतरिक्ष में। एडविन हबल का बहुत बड़ा नाम है। लाप्लास का भी नाम है, डॉपलर का भी नाम है, बहुत लोगों का नाम है। तो डॉपलर ने जानते हो क्या कर दिया? कभी आपने पढ़ा होगा डॉपलर इफेक्ट। तो उन्होंने बताया कि स्रोत